डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, सहायक प्राध्यापक भूगोल, मदन लाल साहू, शासकीय महाविद्यालय अरमरी कला, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आज मैं एमए ज्योग्राफी 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल पर्यावरण प्रकोप मानव जनित टॉपिक लेकर व्याख्यान के लिए उपस्थित हूँ। इससे पहले वीडियो व्याख्यान में पर्यावरणीय प्रकोप एवं प्राकृतिक प्रकोप के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो व्याख्यान में पर्यावरणीय प्रकोप के अंतर्गत मानव जनित पर्यावरणीय प्रकोप के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव जनित अर्थात मानव के क्रियाकलापों द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई हो। मानव जनित पर्यावरण प्रकोप में भूमंडलीय तापन, ओजोन ह्रास, नाभिकीय विस्फोट एवं रासायनिक दुर्घटना, जनसंख्या विस्फोट, वन विनाश एवं सुपोषण प्रमुख है, जो पर्यावरण के साथ साथ मानव को भी हानि पहुंचा रही है। मानव जनित प्रकोप का तात्पर्य मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न प्रकोप से है। इसमें सबसे पहले भूमंडलीय तापन के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमंडलीय तापन का तात्पर्य है कि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होना, विशेषकर क्षोभ मंडल में। धरातली भागों में अर्थात क्षोभ मंडल के तापमान में परिवर्तन से मौसम में भी परिवर्तन होता है। इस तापमान में हो रही वृद्धि के फलस्वरूप वर्षा की अनिश्चितता, हिमखंडों एवं ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि जैसी क्रियाएं हो रही है। साथ ही तापमान में वृद्धि से मानव, जीव जंतु तथा वनस्पति भी प्रभावित हो रही है। पृथ्वी के धरातली भाग में वायु का औसत तापमान सन 1905 से 2005 तक के इन 100 वर्षों में 0.74 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। कारण देखते हैं भूमंडलीय तापन का। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि है। अभी तक विश्लेषण के आधार पर 61 गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत माना गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रमुख है, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यद्यपि ये गैसें वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों का मात्र 1% है, परंतु ये गैसें मौसम में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार गर्म होने के बाद इन गैसों को ठंडा होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, जिसके कारण धरातली भाग का तापमान भी जल्दी कम नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मानव के विकासात्मक गतिविधियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। यह गैस उद्योगों से, विद्युत गृहों से, परिवहन के साधनों के उपयोग से, जैव ईंधनों को जलाने से उत्पन्न होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का साधारण सन 1959 में 315.97 ppm था, जो बढ़कर 2018 में 415.26 ppm हो गया। इसके अलावा मीथेन गैस की मात्रा औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायुमंडल में दोगुनी हो गई है। मीथेन अपूर्ण अपघटन से बनता है एवं अनाक्षीय परिस्थितियों में जीवाणुओं द्वारा भी उत्पन्न होती है। यह गैस गंदगी वाले कूड़ा करकट के सड़ने से भी निर्मित होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मानव, जीव जंतु तथा वनस्पतियों को सबसे अधिक खतरा है। यह गैस नष्ट नहीं होती, अर्थात अज्वलनशील, अविषाक्त तथा अत्यधिक स्थायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत मानव द्वारा अपने सुख सुविधाओं के लिए उपयोग किए जा रहे एयर कंडीशनर से, फ्रिज से तथा औद्योगिक सॉल्वेंट के वाष्पीकरण से, प्लास्टिक फोम के उत्पादन से तथा रंगों के लिए बनाए गए स्प्रे आदि से निकलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रतिवर्ष औसत रूप से 0.2 से 0.3% बढ़ रही है, अर्थात वायुमंडल में बढ़ रही है। नाइट्रिक ऑक्साइड का मुख्य स्रोत फसलों में उपयोग किए जा रहे हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक एवं जैविक पदार्थ के जलने से एवं उद्योगों के चिमनियों से निकलने वाले धुआं है। इसके अलावा नायलॉन उत्पादन, नाइट्रोजन युक्त ईंधन के जलने से, पशुओं के उत्सर्ग
तथा नाइट्रेट मिश्रित जल से वायुमंडल को प्राप्त होता है। भूमंडलीय तापन को बढ़ाने में औसतन कार्बन डाइऑक्साइड का 60%, मीथेन का 20% तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 15% योगदान होता है। वनों के विनाश से वायुमंडल में तापमान बढ़ने का प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भूमंडलीय तापन से पड़ने वाले प्रभाव का क्या अध्ययन करते हैं, उसको क्या प्रभाव पड़ता है। उससे पहले हम लोग वितरण देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसें औद्योगिक एवं सघन बसे नगरों में अधिक उत्सर्जित होता है, जहां उद्योगों और मोटर वाहनों के उपयोग से अधिक मात्रा में वायुमंडल को प्राप्त होता है। प्रभाव, सबसे पहले हम देखते हैं कि मौसम एवं जलवायु पर भूमंडलीय तापन का क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है। 20वीं शताब्दी में 0.6 डिग्री सेल्सियस तक भूमंडलीय तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि दर से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 2050 तक वायुमंडल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यद्यपि तापमान वृद्धि अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न हो सकती है। तापमान बढ़ने से प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़ एवं ओजोन ह्रास इत्यादि में वृद्धि हो सकती है। तापमान वृद्धि से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय एवं सम उष्णकटिबंधीय भागों में मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। सागर जल स्तर में परिवर्तन, सागर जल स्तर में भी परिवर्तन होगा। वैज्ञानिकों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि समुद्र जल स्तर औसत रूप से 1.5 से 0.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रही है। सागर जल स्तर में वृद्धि का प्रमुख कारण जल के तापमान में वृद्धि है। जल के तापमान में वृद्धि होने से जल का आयतन बढ़ जाता है। इसके अलावा तापमान बढ़ने से हिमनदों तथा अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड की हिम पट्टियों के पिघलने से सागरी जल में वृद्धि हो रही है। विश्व की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या सागर के तटीय भाग से 60 किलोमीटर की दूरी के दायरे में निवास करती है। इन भागों में सागर जल स्तर में वृद्धि होने से यह भाग सर्वाधिक प्रभावित होगा। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में निवास करने वाले मानव एवं जीव जंतु समूह ने एक विशेष तापक्रम परिसर के लिए अपने आप को अनुकूल बना लिया है। तापमान में वृद्धि होने के फलस्वरूप मानव समूह एवं जीव जंतु अनुकूल तापमान परिसर अर्थात निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में निवास करने जाएंगे, अर्थात ध्रुवीय दिशा या उच्च परतों की ओर विस्थापित होंगे, जिससे मानव एवं जीव जंतु के भौगोलिक वितरण प्रभावित होगा। इसी प्रकार 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी तो वनस्पतियों का क्षेत्र 200 से 500 किलोमीटर तक निम्न तापमान की ओर स्थानांतरित हो जाएगी, जिससे मरुस्थलीय भागों में वृद्धि होगी तथा जैव विविधता भी प्रभावित होगी। आगे देखते हैं खाद्य उत्पादन में प्रभाव। तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप पेड़ पौधे का ग्रोथ प्रभावित होगा। पौधे तापन से मुरझा जाएंगे एवं नष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में फसलों का उत्पादन कम होगा। शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में तापमान वृद्धि से उच्च मात्रा में फसलों की उत्पादकता बढ़ सकती है, परंतु उष्ण एवं सम उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि भी फसलों के उत्पादन को अत्यधिक कम कर सकती है। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन कम होने से मानव एवं जीव जंतु के लिए खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तापमान वृद्धि का प्रभाव मानव, जीव जंतु तथा वनस्पतियों में प्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा। इनके जीवन पद्धति में परिवर्तन होगा, शायद इनकी कुछ प्रजाति विलुप्त भी हो जाएगी। उपाय, भूमंडलीय तापमान को कम करने के लिए सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों को कम करना होगा। ऐसे ईंधनों का प्रयोग करना होगा जिनसे ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती, या उनके बदले सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि का उपयोग
में वृद्धि किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण में वृद्धि कर वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण में उपयोग हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नष्ट करने वाले पदार्थों एवं रासायनिक तत्वों का विकास किया जाना चाहिए। कृषि फसलों में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग कम करना चाहिए, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। मानव, जीव जंतु तथा वनस्पतियों को तापमान में वृद्धि से होने वाले परिवर्तन के अनुकूल स्वयं में परिवर्तन लाना होगा। आगे देखते हैं अगला प्रकोप, ओजोन ह्रास। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। ओजोन गैस की 90% मात्रा ओजोन परत में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर धरातल तक पहुंचने नहीं देती। यह ओजोन परत धरातल से 20 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस की मात्रा को डोप्सन में मापी जाती है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 0.5% ओजोन गैस की मात्रा प्रतिवर्ष की दर से कम हो रही है। कारण, सुख सुविधाओं के सामग्री जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे, कैन डिस्पेंसर के उपयोग तथा अग्निशमन यंत्र के संचालन से अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हैलोजन गैस वायुमंडल में पहुंचती है। इनके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है। इसके अलावा मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया कर ओजोन गैस को नष्ट करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सूर्य की तेज प्रकाश में ओजोन की परत का क्षय करती है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें ओजोन परत को नष्ट करती है। इसका वितरण देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के वायुमंडल में ओजोन परत की क्षय पाई गई है, अर्थात उसमें ओजोन परत में छिद्र पाई गई है। प्रभाव, सन 1956 में वैज्ञानिकों ने ओजोन परत की मोटाई 280 से 325 डोप्सन मापी थी, जो 1985 में घटकर 225 डोप्सन हो गई है। डोप्सन वो पहला व्यक्ति था जिसने ओजोन परत की मोटाई ज्ञात कर बताई थी, इसलिए उसी के नाम पर माप की इकाई का नाम रख दिया गया है। ओजोन की परत फरवरी से मई माह में मोटी तथा जुलाई अगस्त में अपेक्षाकृत पतली हो जाती है। ओजोन परत की अनुपस्थिति में खतरनाक पराबैंगनी किरण धरातली भाग में प्रवेश करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में त्वचा का कैंसर, श्वास का रोग, आँखों में खराबी होना प्रारंभ हो जाएगी। कमजोर जीव जंतु एवं वनस्पति तेज सूर्य के पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से मर जाएंगे तथा मानव एवं जीव जंतु में बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। उपाय, सुख सुविधाएं वाले या सुख सुविधाएं प्राप्त करने के साधन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंगों के स्प्रे, प्लास्टिक सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन में कमी किया जाना चाहिए। वृक्षारोपण में वृद्धि किया जाना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नष्ट हो सके। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पादित करने वाले प्लास्टिक एवं रबड़ को नहीं जलाना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। मोटर वाहनों से भी ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस उत्सर्जित होता है, अतः मोटर वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले गैसों तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को नष्ट करने वाले पदार्थ की खोज तथा उद्योगों में इन खतरनाक गैसों को शुद्ध करने वाले यंत्र की स्थापना करना चाहिए। अगला टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। जब देश में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तथा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो जाती है, तो उस देश की जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है। जब यह वृद्धि दर अधिक हो जाती है तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट के कारण परिस्थितिकी असंतुलन एवं पर्यावरण में असंतुलन हो जाता है। इसके कारण देते हैं जनसंख्या बढ़ने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि अर्थात मृत्यु दर में कमी हो रही है। अज्ञानता लोग अभी भी
जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं को समझ नहीं पाते, उसका ज्ञान उनको नहीं हो पाता है, जिससे अधिक बच्चे पैदा हो कर लेते हैं। इसी प्रकार से कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं हैं जो जनसंख्या को कम करने में या रोक लगाने में अक्षम है, जिसकी मान्यताओं को मानने के कारण वो किसी तरीके से परिवार नियोजन कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। विश्व में जनसंख्या का वितरण एशिया और अफ्रीका के देशों में लगातार बढ़ रही है, खासकर दक्षिण एशिया महाद्वीप में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया शामिल है। प्रभाव: जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से दोहन होता है, अर्थात सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। सुख सुविधाओं बढ़ाने के लिए या उसको उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिकरण या उद्योगों की स्थापना की जाती है, और उद्योगों की स्थापना करने से हानिकारक गैस और अन्य प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। वनों की कटाई में भी वृद्धि होती है, और जनसंख्या बढ़ने से लोगों की रोजगार की दर कम हो जाती है, अर्थात बेरोजगारी बढ़ जाती है, जिससे लोगों में निर्धनता भी बढ़ जाती है। इसके उपाय: जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए, शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं, वन विनाश। वन विनाश का तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र में वनस्पति को काटे या नष्ट किए जाने से है, तथा उसी अनुपात में वनस्पति को पुनः स्थापन या विकास न करना या न होना। भारत में मात्र 13% भाग में वन है, जबकि आदर्श स्थिति में 33% भाग पर वन होना चाहिए। कार्बन चक्र में इन वनों की अहम भूमिका होती है। वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का कार्य करते हैं। इस तरह वन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने वाले होते हैं और मानव के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं, भूमिगत जल को जड़ों के माध्यम से संचित रखती है, पेड़ पौधे वातावरण में नमी बनाए रखती है। कारण: पूरे विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जबकि उसी अनुपात में खाद्यान्न उपज नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में कृषि भूमि बढ़ाकर खाद्यान्न उपज बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कृषि उपज में वृद्धि के लिए वैधानिक या अवैधानिक तरीकों से वन भूमि को साफ कर कृषि भूमि में बदला जा रहा है। भारत में ही 1951 से 1971 के बीच इन 20 वर्षों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि में फैले वनों को नष्ट कर दिया गया। पशुओं के चारागाह बनाने के लिए वनों की कटाई किया जाता है तथा वनों में चारा खिलाने के लिए पशुओं को ले जाते हैं, जिससे वनों को नुकसान होता है। मानव प्राचीन काल से ही अपनी ज़रूरतों के लिए, जैसे ईंधन के लिए, आवास बनाने के लिए तथा हाइड्रोकार्बन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग करता आ रहा है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 1947 के बाद से भारत के 12% वनों की कटाई सिर्फ बांध, जलाशय एवं तालाब निर्माण के लिए किया गया है। बांध निर्माण से हजारों हेक्टेयर भूमि में जल का फैलाव होता है, जिसमें अधिकांश वन भूमि ही होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में वनों से प्राप्त वनोपज आधारित उद्योगों का विकास किया गया है, जैसे कागज उद्योग, प्लाईवुड उद्योग। इसके अलावा ईंधन के रूप में भी उद्योगों में लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। प्लाईवुड फैक्ट्रियों के लिए पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक पेड़ पौधों की कटाई की गई है। देश में फर्नीचर उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। इसके अलावा रेजिन उद्योग, जड़ी बूटी आदि बनाने के लिए भी वनों की कटाई किया जा रहा है। भारत विकासशील देश है एवं विकास के साधनों के निर्माण के लिए वन काटे जा रहे हैं। सड़कें एवं रेल मार्गों के निर्माण या औद्योगिक केंद्रों की स्थापना तथा आवासीय कॉलोनियों के निर्माण के लिए, खनन कार्यों के लिए पेड़ पौधे को काटे जा रहे हैं। स्थानांतरित कृषि किए जाने से वन क्षेत्र कम होता है। यद्यपि यह कृषि भारत में सीमित मात्रा में पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है, जिसमें शासकीय प्रतिबंधों के कारण अंकुश लग गया है। इसके अलावा वनों में आग लगने की घटना से भी वनों को नुकसान होता है।
वितरण रूस के स्टेपी, अफ्रीका में सवाना, न्यूजीलैंड में डाउन्स में तथा बांधों, आवासीय क्षेत्रों के निर्माण, सड़कों एवं रेल मार्गों के निर्माण, खनन कार्यों के लिए, कृषि भूमियों में वृद्धि के लिए वनों की कटाई विश्व के सभी देशों में लगभग किया जा रहा है। प्रभाव: संपूर्ण विश्व में वनों की कटाई हो रही है और पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है। वनों की निरंतर कटाई से ढालों में, नदी किनारों में, खनन क्षेत्रों में तीव्र मृदा अपरदन हो रहा है, जो नदियों में बाढ़ लाने एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी है। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसें के नष्ट होने की दर कम हो गई है, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण की दर कम हो गई है। प्रदूषित हवाओं से मनुष्यों को फेफड़े संबंधी बीमारियां हो रहा है। इसका उदाहरण दिल्ली, लखनऊ, रायपुर जैसे नगरों में स्पष्ट दिखाई देता है, जहां सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है। वनों की कटाई से वर्षा की मात्रा में नकारात्मक प्रभाव पड़ रही है। पेड़ पौधे वायुमंडल में होने वाली वर्षा की बूंदों को सीधे धरातल में टकराने से बचाते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां एवं तना धरातल से पहले बूंदों की तीव्रता को रोककर मृदा अपरदन होने से रोकती है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बूंदों की तीव्रता से मृदा अपरदन अधिक होगा और जल बहाव के माध्यम से अवसाद या मलबा को नदियों में ले जाकर भर देगी, जिससे नदियों का मार्ग परिवर्तन होगा एवं बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। वन विनाश के कारण जल वर्षा का भूमि में रिसाव नहीं होने के कारण भूमिगत जल का स्तर नीचे चली जाती है, जिससे वन भूमियों में स्थित जल स्रोत सूख जाते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में मसूरी एवं देहरादून के आसपास वन विनाश से जल स्रोत सूख गए हैं। वन विनाश से बाढ़ एवं सूखे की आवृत्ति में भी वृद्धि होगी। वनों के बड़े बड़े सघन पेड़ पौधे तूफान के दौरान चलने वाली तीव्र गति के हवाओं के रास्ते में अवरोधक बनकर तूफान की गति को कम करती है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वायु की गति भी कमज़ोर होगी, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बलों में वृद्धि हो जाएगी या हो जाती है। उपाय: बचे हुए वनों की कटाई चयनात्मक ढंग से किया जाना चाहिए, अर्थात जिसकी ज़रूरत हो और जितनी आवश्यक हो उतनी ही पेड़ पौधों की कटाई की जानी चाहिए, जिसके लिए वैज्ञानिक विधि एवं तकनीकी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। वनों की अत्यधिक कटाई को रोकने के लिए कड़े नियमों एवं प्रतिबंधों को लागू किया जाना चाहिए। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण में वृद्धि किया जाना चाहिए एवं पेड़ पौधों के परिपक्व होने तक देखभाल किया जाना चाहिए। वनों से मिलने वाले लाभदायक एवं विनाशकारी तथ्यों से वन क्षेत्र में निवासरत लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। पशुओं के लिए चारा एवं जलाऊ लकड़ी के लिए वनों पर निर्भर रहने के बजाय इसके दूसरे स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। कृषि भूमि, उद्योगों, बांधों, सड़कों एवं रेल मार्गों के निर्माण, भवनों के निर्माण के लिए काटे गए पेड़ पौधों की तुलना में दुगुनी वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसके अलावा वनों में लगने वाले आग से बचना चाहिए एवं आग अगर लग गई है तो तत्काल बुझाने की कार्य किया जाना चाहिए। नाभिकीय विस्फोट एवं रासायनिक दुर्घटना। अगला प्रकोप: विश्व के कई देश अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वर्तमान में युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इनमें शामिल देशों द्वारा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए खतरनाक न्यूक्लियर एवं रासायनिक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। रासायनिक तत्वों से बने हथियार पर्यावरणीय दृष्टि से भी हानिकारक साबित होते हैं। इसके अलावा नाभिकीय पदार्थ के उपयोग से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। खनिज तेल एवं रासायनिक पदार्थों के परिवहन करते समय जलपोतों एवं टैंकरों में दुर्घटना हो जाती है। मानव उपयोग के लिए निर्माण उद्योग में भी रासायनिक गैसों के रिसाव से जानलेवा दुर्घटना घटित होता है। कारण: प्राचीन काल से ही विश्व के कई देशों द्वारा संसाधनों में अधिकार करने के लिए दूसरे कमज़ोर देशों में प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए युद्ध भी लड़ी जाती है।
युद्ध के लिए नाभिकीय बमों तथा रासायनिक हथियारों का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विद्युत उत्पादन केंद्रों में विकिरण संबंधी दुर्घटना होती है, जिससे मानव एवं पर्यावरण प्रभावित होता है। महासागरों में खनिज तेल के परिवहन के समय दुर्घटना घटित होने से जलपोतों के टैंकरों से खनिज तेल या रासायनिक पदार्थ महासागरों में फैल जाती है। खनिज तेल एवं खतरनाक रसायनों से महासागरीय जीव जंतु एवं वनस्पतियों को भारी हानि होती है। दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र के जल पूर्ण रूप से प्रदूषित हो जाता है, जिससे लाखों जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। उर्वरक, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक कृत्रिम रसायनों का फसलों में प्रयोग करने के कारण खाद्य श्रृंखला तथा मिट्टियों के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है। प्रभाव खनिज तेलों से संबंधित दुर्घटनाएं अरब सागरीय भागों में अधिक घटित होता है। जैसे भारत के मुंबई बंदरगाह में करीब 7 अगस्त 2010 को तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें लगभग 2600 टन तेल भरा हुआ था, जो समुद्र में फैल गया। इसी प्रकार हिरोशिमा एवं नागासाकी जापान में द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में परमाणु बम गिराए जाने से हजारों लोग मारे गए थे तथा हजारों लोग श्वास संबंधी बीमारी से ग्रसित हो गए थे। वायु पूरी तरह प्रदूषित हो गई थी। युद्ध की स्थिति होने से वहाँ के लोगों में सामाजिक तथा राजनीतिक मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही प्रभावित देशों एवं वहाँ निवासरत लोगों को आर्थिक नुकसान भी होता है। भोपाल में 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड जहरीली गैस के रिसाव से 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा हजारों लोग शारीरिक अपंगता एवं अंधेपन का शिकार हो गए थे। विशाखापट्टनम में अप्रैल 2020 में पॉलीमर फैक्ट्री में गैस रिसाव से कई लोग मारे गए थे। 26 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, जो कि यूक्रेन में स्थित है, वहां अचानक विद्युत उत्पादन में वृद्धि हो गई थी और जब विद्युत उत्पादन को बंद करने की कोशिश की गई तो उत्पादन में उल्टे अत्यधिक वृद्धि हो गई, क्योंकि अनियंत्रित नाभिकीय विस्फोट श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। तेज हवा और आग के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ तेजी से निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल गई थी, जिससे 3,50,400 लोगों को दूसरे स्थानों में बसाया गया। इसमें भारी जनधन की हानि हुई थी। इसके अलावा पर्यावरण में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैल गया था। उपाय: विश्व के सभी देशों को रासायनिक एवं परमाणु हथियारों में कमी करना चाहिए। यथासंभव हो सके तो इन हथियारों का निर्माण ही बंद कर देना चाहिए। परमाणु ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों में तथा रासायनिक गैसों के उपयोग करने वाले कारखानों में उच्च तकनीकों का प्रयोग तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त मानव संसाधन की सेवा लेनी चाहिए। परमाणु तथा रासायनिक उपयोग करने वाले संयंत्रों या उद्योगों को मानव बसावट से दूर स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि दुर्घटना घटित हो जाए तो मानव बस्तियों तक जहरीली गैसों एवं रेडिएशन का असर होने से पहले बस्तियों को खाली कराया जा सके। इन संयंत्रों या कारखानों में सुरक्षा उपकरणों जैसे ऑक्सीजन मास्क एवं अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना चाहिए। दुर्घटना घटित होने से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रकोप देखते हैं, सुपोषण। तालाबों एवं बांधों में पोषण तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। पोषण तत्व मिलने से इन जलाशयों में शैवाल का विकास होता है। साथ ही जल में जैव मात्रा की उपस्थिति के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। शैवाल की उपस्थिति के कारण जल का रंग हरा दिखाई देता है। इसके अलावा अब आगे देखते हैं कारण। कृषि फसलों के उत्पादन के लिए खेतों में फास्फेट एवं नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, जो खेतों से जल के माध्यम से तालाबों, पोखरों
बांधों में पहुंच जाता है, जो यहाँ पाए जाने वाले शैवाल एवं वनस्पतियों के लिए लाभदायक हो जाता है। इनके अलावा तालाबों एवं जलाशय में नहाने एवं कपड़े धोने के लिए फास्फेट युक्त साबुन एवं डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे जल में फास्फेट की मात्रा बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव एवं पालतू पशु को एक ही तालाबों या जलाशयों में नहाते या धोते हैं, जिससे जल में गंदगी एवं मल का मिश्रण हो जाता है। नगरों में खराब सीवरेज के कारण तालाबों एवं जलाशयों में गंदा जल एवं मल मूत्र का मिश्रण हो जाता है। इसके अलावा तालाबों एवं जलाशयों का जल स्थिर होने के कारण शैवाल के विकास के लिए सहायक होता है। प्रभाव: शैवाल के मृत्यु के पश्चात जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि शैवाल के मरने के पश्चात उसमें उत्पन्न बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपयोग अधिक करते हैं। जल में शैवाल की मात्रा अधिक हो जाने से जलीय वनस्पतियों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में कठिनाई होती है, क्योंकि शैवालों के कारण प्रकाश जल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण जल में उपस्थित जलीय जीव की मृत्यु होने लगती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। मछली पालन को भी प्रभावित करती है। जल का स्वाद बदल जाता है एवं गंध रहित हो जाता है। जलाशय एवं तालाब सूख जाते हैं। जल शोधन में कठिनाई तथा शैवाल रहित जलों की आपूर्ति से टंकियां एवं पाइपलाइन में क्षरण होने लगता है। वितरण: भारत के अधिकांश नगरों एवं ग्रामों के तालाबों एवं जलाशयों में शैवाल की उपस्थिति है। खासकर जल निकासी के उचित माध्यम नहीं रहने वाले तालाबों एवं जलाशयों में। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि एशिया के 54% एवं यूरोप के 53% झील सुपोषण से प्रभावित हैं। उपाय: नगरों एवं घरेलू उपाय देखते हैं इसके। नगरों में एवं औद्योगिक क्षेत्रों के निकलने वाले अपशिष्ट जल का उपचार कर शुद्ध किया जाना चाहिए। तालाबों एवं जलाशयों में प्रदूषित जल को मिलने से रोकना चाहिए। तालाब एवं जलाशयों में नियमित साफ सफाई किया जाना चाहिए। फास्फेट आदि उर्वरक उपयोग किए गए खेतों के जल को तालाब एवं जलाशयों में जाने से रोकना चाहिए। अधिकतर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों एवं जलाशयों में आम जन स्नान करने तथा पशुओं को धोने का अर्थात साफ सफाई का कार्य किया जाता है, जिससे तालाब एवं जलाशय का जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे शैवाल एवं जलीय जीव के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है। अब आगे देखते हैं हम लोग नगरीकरण। ये इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। नगरीकरण के बारे में, नगरीकरण में वृद्धि का अर्थ है कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। नगरीकरण में वृद्धि सभी मानवीकृत पर्यावरणीय प्रकोप का आधार है, अर्थात मानवीय जनसंख्या में वृद्धि होने से प्रकोपों में वृद्धि हो रही है। मानव अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए उद्योगों का निर्माण, वनों की कटाई, सड़कों एवं रेल मार्गों का निर्माण आदि कर रहा है, जो प्रकोप आने के लिए सहायक हैं। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से ऊंचे ऊंचे भवन, सड़क मार्ग, गलियां, गंदी नाली, अवसाद से भरे बरसाती नाला, पक्का निर्मित किए गए धरातली भूमि, मोटर वाहनों का उपयोग, कारखानों एवं फैक्ट्रियों का निर्माण, नगरीय कूड़ा करकट, धूल, राख, मलमूत्र, प्रदूषित जल एवं हानिकारक गैसों में वृद्धि हो रही है। उपरोक्त पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा खनन एवं मोटर वाहन दुर्घटना भी मानव जनित प्रकोप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार हम मानवकृत प्रकोपों का संक्षिप्त अध्ययन किए हैं। धन्यवाद।